हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2022 का जो प्रीलिम्स था उसका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का पोर्शन। उसका जो सिलेबस हमारे पास आया था उसका जो मतलब पोर्शन था, पार्ट था, जितने क्वेश्चन थे वो हम आज डिस्कस करने आ रहे हैं आज। ठीक है, आई होप कि आप सबका पेपर अच्छा गया हो और आप जो हो वो मेंस लिखें, सारे ही लिखें जिन्होंने पेपर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो पार्ट है हमारे पास उसके बारे में। और आई होप कि आप देखें इसको, और इसके साथ साथ जो भी आपके साथ मतलब क्वेश्चन आपके मैच खाते हैं उनको आप देखें और आपके मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सही हो। ठीक है, अगर आप इसका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का अगर आप देखोगे पेपर, तो कोई क्वेश्चन थे जो वो डायरेक्ट पूछे हुए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे और कुछ बहुत ही हाई लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, और कुछ करंट अफेयर से भी उठाए हुए थे इन्होंने। ठीक है, तो आप जैसे अगर हिंदू हर टाइम पढ़ते रहते हो, हिंदू के साथ आर्टिकल जो भी हैं आप देखते रहते हो, तो आपके लिए थोड़ा बहुत ये ठीक रहेगा कि आप इजी रहेगा आपके लिए कि आप इजीली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सको। तो चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन। मैं सेट ए डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो उठाया है जो कि इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो होती हैं चीजें। ठीक है, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। ठीक है, तो कौन सा है? अब आप देखो मीथेन सबसे ज्यादा कहाँ से निकलती है? मीथेन निकलती है मार्शलैंड से। मार्शलैंड क्या होते हैं? जो आप स्वैम्प होते हैं, आपने देखा होगा, जो आपके पास ऐसी जमीन होती है जिसको हम जो है वो बहुत ज्यादा पानी देके, या फिर वहां पे ऑलरेडी बहुत दलदली जमीन होती है या वहां पे पानी रुका होता है, वहां से मीथेन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो निकलती है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी क्रॉप आपको दिख रही है जिसके लिए हम पानी बहुत ज्यादा यूज करते हैं और वो पानी में खड़े रहते हैं? दैट इज योर राइस। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर बनता है आपका कि राइस जो है वो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का सोर्स है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर जो है वो निकाल सकते हो। राइस इज द राइट आंसर। डन, राइस सीधा डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या होते हैं? क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है तो उस अकॉर्डिंगली एक्शन ट्रैकर जो है वो लगे होते हैं। देखो यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर द एमिशन रिडक्शन प्लेज ऑफ डिफरेंट कंट्री इज, मतलब डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है हमारे पास। ठीक है, दिए उनके ऊपर जो कुछ हमारे पास कंट्री के कुछ प्लेजेस हैं। ठीक है, बच्चों की जो निगरानी करते हैं उनमें से क्या है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हैं तो हमें बताना है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर को लेके कौन सी चीज जो है वो सही है। तो सबसे पहला हमारे पास है डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी डाटा कलेक्ट होता है हमारे पास वो दो तीन कंपनीज जो है उनके, दो तीन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ मिलके, मतलब गठबंधन से जो है वो ये चीजें होती हैं, कोलिशन से। विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास एक विंग है इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का। कमिटी अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक कमिटी है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की बात करी है कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही है। एजेंसी प्रमोट एंड फाइनेंस बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की बात हो रही है। तो अब देखो आपकी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो होता है वो हर एक कंट्री का अपना अपना होता है। अब हर अलग कंट्री मतलब वर्ल्ड का हर जगह का क्लाइमेट एक जैसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो पहला है हमारे पास ऑप्शन, दैट इज डाटाबेस क्रिएट बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गन, मतलब जो डाटाबेस जो है इसका वो किससे हमारे पास होता है? दैट इज कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके रिलेटेड यही जो ऑप्शन है हमारे पास ए, दैट इज करेक्ट कि बहुत सारे संगठन एक साथ मिलकर इसका डाटाबेस जो है वो तैयार करते हैं। तो ए इज अ राइट थिंग।
ठीक है, क्योंकि एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, अलग अलग कंट्री, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। देखो आप क्वेश्चन पढ़ के थोड़े से एकदम से डर जाते हो कि भाई इतने बड़े स्टेटमेंट दे रखी है, और एक नहीं पांच पांच स्टेटमेंट दे रखी है एक क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे बंदा जो है वो थोड़ा से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, यार क्या करूं। तो आप एक काम करो कि सबसे इजी वाली जो आपको लगती है उसे पढ़ो कि ये चीज हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, चलो हम पढ़ते हैं इनको, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी हैं। The Climate Group is an international non-profit organization that drives climate action by building large network and runs them। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया है कि नेक्स्ट है द इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, EP100 एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल 100। EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals. Some Indian companies are member of EP100. The International Energy Agency is the secretariat to the Under 2 coalition। अब देखो हमें एकदम से हमें कुछ चीज स्ट्राइक नहीं करेगी, हम फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं। सम इंडियन कंपनी आर मेंबर ऑफ EP100। तो सबसे पहले महिंद्रा वालों ने इसको ज्वाइन किया था, फिर थोड़ी कंपनी से किया था, तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ये EP100 ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनी, ये भी सही है, सबको इन्होंने अपने साथ ले आया था क्योंकि रिडक्शन था, गोल था एक कार्बन एमिशन को कम करने का, तो उस अकॉर्डिंगली ये चीजें हो रही थी। ठीक है, 3 और 4 तो सही है हमारे पास। अब हमारे पास हमें ऑप्शन देखने की जिसमें 3 और 4 साथ में सही है। देखो ए में है, नहीं है, बी में है, और इसमें भी नहीं है, और देखी जाए इसमें बात तो पांचों की पांचों स्टेटमेंट सही है। तो चलो हम देखते हैं कि हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड जो है दैट इज योर स्टेटमेंट, ये आपकी स्टेटमेंट बनेगी आपके लिए। आप बोल सकते हो कि एक ऐसी स्टेटमेंट बनेगी जो आपका क्वेश्चन जो है वो आपके पास जो आंसर है वो डिलीवर करवाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्योंकि EP100 है तो हम यही सोचेंगे कि भाई एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी काम करेगी क्लाइमेट ग्रुप के साथ, लेकिन ये गलत है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज नॉट विद पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप के साथ नहीं है EP100 के लिए। अब 2 गलत है, 2 नंबर वाला हमारा ऑप्शन गलत है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 पर, तो ये इसने नहीं शुरू की है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये शुरू नहीं की है। 2 गलत है, सेकंड हमारा ऑप्शन गलत है, तो सेकंड एलिमिनेट करो आप ऑप्शन में से। इसमें भी सेकंड है, एलिमिनेट, इसमें भी सेकंड है, एलिमिनेट, इसमें भी सेकंड है, एलिमिनेट, बचा कौन हमारे पास, बी। तो बी इज द आंसर हियर। ठीक है, ये न्यूज में रहा था, हिंदू में भी काफी इसका आर्टिकल आया था, तो आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अर्थ, ये तो हमें पता है, हम बोलते हैं, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज इट्स किडनी। ये स्टेटमेंट दी गई है कि यदि वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां उसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट में इन्होंने बोला हुआ है कि वेटलैंड से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही बैठती है। तो यहाँ पे वेटलैंड से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट है, उनमें से एक स्टेटमेंट आपको देनी है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए ये है कि एक स्टेटमेंट जो आपको बहुत सही लग रही है वो आपको यहाँ पे दे सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है द वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल परकोलेशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या है, आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अब मृदा अंत सत्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एल्गी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, कंसिस्टेंस, मोलेसिस,
बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल्स थ्राइव्स। ठीक है, अब इन्होंने बोला हुआ है, देखो दोनों स्टेटमेंट आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही हैं। पहली स्टेटमेंट तो इन्होंने बोल दी कि जो वाटर साइकिल है वेटलैंड की, उसमें क्या क्या होता है, सरफेस रन ऑफ, सब सॉइल, ये सब चीजें होती हैं, तो इसको किडनी बोलते हैं। दूसरा बोला हुआ है कि एल्गी जो है न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश जो है, जो हमारे पास मॉलिसिस होती है, उसके बाद वर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो उनपे थ्राइव करते हैं, उनपे फलते फूलते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है वेटलैंड प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन, बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। देखो ये थोड़ी सी हमें अच्छी लग रही है, एज अकॉर्डिंग टू उसको किडनी बोला गया है। और फोर्थ है दैट इज एक्वाटिक प्लांट अब्सॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे पास, ये हमें थोड़ी सी सही लग रही है। ठीक है, अब आपका इसमें आंसर सी भी सही है एज अकॉर्डिंग टू यू, मतलब हमारे सोचने की क्षमता से हम सी को भी टिक कर सकते हैं और डी को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि डी भी, अब यूपीएससी के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा ये मैं वही बता सकती, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली जो है वो सी और डी मेरे को सही लग रहे हैं। तो अगर यूपीएससी की ऑफिशियल की आती है, उसमें जो दिया है उस अकॉर्डिंगली सी और डी में एक ऑप्शन होगा, तो हम इसको अभी रहने देते हैं कि यूपीएससी के आने दें, क्योंकि यूपीएससी क्या सोचता है, इसको किडनी बोला है तो क्यों बोला है। ठीक है, तो एज अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को आप बाद में देख सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर 44th, ये ए सेट के अकॉर्डिंगली है, लेकिन ये 5th क्वेश्चन है आपका एनवायरमेंट का। In the context of WHO air quality guideline, consider the following statement। अब WHO के अकॉर्डिंगली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है, वो क्या है। अब अपने अपने सिटी की, अपने अपनी कंट्री की अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स होते हैं, आपको पता है। अगर आप रहते हो दिल्ली में तो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा होगा, अगर आप रहते हो मतलब अदर जैसे पहाड़ों में, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग होगा। और इस अकॉर्डिंगली कंट्रीज का भी अलग अलग अपने पास क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। तो WHO का क्या है, WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली क्या है, कौन सी एयर जो है वो प्योर है, कौन सी एयर हमारे लिए खराब है, उस अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ भी 4 स्टेटमेंट दे रखी है आपके पास। तो पहली स्टेटमेंट जो है दैट इज द 24 आवर मीन ऑफ PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम। ठीक है, एंड एनुअल मीन ऑफ PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम मिली क्यूब। ठीक है, ये बात इन्होंने बोली हुई है। देखो कि जो हमारे पास पर PM2.5 है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन जो भी है, मतलब जो साइज है इनका, ठीक है, वो 24 घंटे के अकॉर्डिंगली 15 मतलब एयर क्वालिटी में इतना नहीं होना चाहिए। 24 घंटों में 15 माइक्रोग्राम और 5 माइक्रोग्राम के बीच में ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, 24 घंटे। ठीक है, ये सारी चीजों मतलब 1 घंटे में इतना, और हमारे पास वर्ष में जो है वो इतना नहीं होना चाहिए, ये WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। इन अ ईयर, एक साल में द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। अब इंक्लीमेंट वेदर क्या होता है, इंक्लीमेंट वेदर होता है कि आपके पास सबसे ज्यादा जैसे बारिश हो रही है तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ठंड हो रही है तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, और गर्मी हो रही है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ वेदर को हम बोलते हैं इंक्लीमेंट वेदर। ठीक है, तो उस दौरान जो है ओजोन प्रदूषण जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ये बात तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट हम यहाँ पे इनकरेक्ट करते हैं, और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी तो थोड़ी बहुत सही है, क्योंकि ये जो गाइडलाइन है WHO की है, तो यहाँ पे इन्होंने सही बताया है कि इतने माइक्रोग्राम जो है होना चाहिए दिन में, और इतने माइक्रोग्राम जो होना चाहिए दैट इज इन वर्ष, एक साल। PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। ये देखो कि जो हमारे पास इतने मतलब साइज का जो हमारे पास एयर क्वालिटी में जो हमारे पास साइज होगा पार्टिकल का, वो अगर इतना ज्यादा है हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी है, PM10 है, तो वो हमारे लंग्स में एंटर कर जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। फिर लिखा है एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए और साइज कम होना चाहिए, PM10 नहीं होता है। तो 2 और 3 दोनों ही हमारे पास रॉन्ग है,
स्टेटमेंट कौन सी हमारे पास सही है, दैट इज योर 1 and 4। 1 and 4 कौन सा ऑप्शन है, बी। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू गुच्छी, गुच्छी एक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, बताइए कि इनमें क्या है। अगर आप रहने वाले हैं पहाड़ों के तो आपको पता होगा गुच्छी क्या है। गुच्छी बहुत न्यूज में रही थी, हिंदू में इसका आर्टिकल भी आया था। ठीक है, गुच्छी एक मशरूम की ही फैमिली से बिलोंग करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज इट इज अ फंगस, ये एक कवक है। इट ग्रो इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, हिमालयन वन क्षेत्रों में उगती है। एंड थर्ड इज दैट इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो यहाँ पे इसके बारे में आर्टिकल आया था पूरा, और इसके बारे में बताया था कि कल्टीवेशन क्यों नहीं होती है, कितनी कैसे कर सकते हैं। ये नेचुरली अक्रिंग है, और अगर कल्टीवेशन करनी है तो ये नेचुरली ही, मतलब आप बोल सकते हो कि जब बारिश वगैरह होती है, जब बिजली वगैरह गिरती है, तो ये पहाड़ों में नेचुरली उगती हैं। ऐसे नहीं है कि आप इसकी कमर्शियल बेस पे जो है वो कल्टीवेशन कर सको। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है इसका, ऐसा कुछ नहीं है, ये कल्टीवेट नहीं होती है कमर्शियली। फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट, तो ये फर्स्ट और सेकंड, सी इज द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट इज योर पॉलीएथिलीन टेरिफिथलेट। ठीक है, पॉलीएथिलीन टेरिफिथलेट, अगर आपने रुई देखी होगी आपके घरों में, या ऐसे होते हैं कि नॉर्मल कॉटन जो होता है वो मतलब जो अपने पेड़ से उगता है, और एक ऐसा होता है जो बहुत ही ज्यादा फाइबरस होता है आजकल, जिसका बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कॉटन और बाकी चीजों के साथ मिक्स करके उसकी रजाइयां बनती हैं, उनके पिल्लोज बनते हैं, वो बहुत फ्लफी से होते हैं। ठीक है, तो दैट इज पॉलीइथिलीन टेरिफिथलेट। ठीक है, द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत ज्यादा यूज होने लग पड़ा है, तो आप उसे बताइए इसके बारे में क्या क्या सही है। तो पहला है, इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर टू रेनफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। मतलब इसको जो है वो कपास के साथ और ऊन के साथ मिक्स करके जो है इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। दूसरा इन्होंने बोला है, कंटेनर, जो कंटेनर इसके बनते हैं, इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब देखो यहाँ पे ये एनी लगा के इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, किसी भी अल्कोहलिक उसको डालने के लिए यूज, तो यहाँ पे आप सेकंड स्टेटमेंट पे रुक जाइए कि ये एनी लगा दिया। फिर थर्ड है, दैट इज बोतल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट, ये चीज बोली है इन्होंने। उसके बाद हमारे पास बोला है, आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज बाय इनसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब देखो कि ये तो है पॉलीथीन ही है ना, मेनली पॉलीथीन से ही डिराइव हुआ, एक तो हमारे पास आइसोमर है उसका, तो दैट इज पॉलीइथिलीन। तो इससे ग्रीन गैस इमिशन हो या ना हो, अगर आप देखो फर्स्ट हमारे पास सही है, फोर्थ थोड़ा हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है और इसमें एनी लगाया हुआ है। थर्ड इज करेक्ट, बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर, कोई और कुछ बना सकते हैं बॉटल को हम। तो ये 1 और 3 ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास 1 के साथ 4 है, 4 सही नहीं है हमारे पास, ग्रीन हाउस एमिशन तो करती ही है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आंसर आता है, हमारे पास 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 इज द करेक्ट। अगर 2 और 4 को लेंगे तो भी इनकरेक्ट, 2 और 3 को लेंगे तो भी इनकरेक्ट, क्योंकि 2 में एनी लगा दिया हो इन्होंने। ठीक है, तो एनी के लिए नहीं है ये, क्योंकि कई अल्कोहलिक ड्रिंक ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, तो एनी इज नॉट करेक्ट। तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज योर, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड, वर्ड कौन नहीं है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये न्यूज में रहा था। ठीक है, क्या न्यूज में रहा था वो भी बताती हूँ मैं, क्योंकि सारी वो याद करने से अच्छा है आपको एक पता हो जो वर्ड नहीं है। तो पहला इज योर गोल्डन महसीर, इंडियन नाइटजार, देन योर स्पूनविल एंड देन व्हाइट आइबिस। तो यहाँ पे गोल्डन महशीर जो थी वो न्यूज में थी, तो आपको पता होना चाहिए इट इज नॉट अ बर्ड, इट इज अ फिश। ये फिश की ब्रीड थी जिसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवाने की बात हुई थी, हिंदू में इसका आर्टिकल भी आया था कि इसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ये फ्रेश वाटर फिश है जो कि बहुत कम टेम्परेचर पे रहती है। ठीक है, तो ये फिश को दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवाने की बात हुई थी, तो इसलिए गोल्डन महशीर इज इन अ न्यूज। ठीक है, तो
दिस इज योर राइट आंसर कि ये एक वर्ड नहीं है, दिस इज अ फिश। नेक्स्ट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, अगेन यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजिंग है कि आप कौन सा चूज करें और कौन सा नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहला ऑप्शन है दैट इज अल्फा लफा, ठीक है, अल्फा अल्फा, उस अल्फा अल्फा बोल सकते हो, अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा। उसके बाद हमारे पास है योर amaranth, then chickpea, then clover, then purslane, then spinach, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिएशन प्लांट की बात हुई है। अगर आपको एक चीज पता होती बहुत नॉर्मल, दैट इज स्पिनिच इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिएशन प्लांट, ये नाइट्रोजन फिक्सिएशन प्लांट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ अपना आंसर डिराइव कर सकते थे, क्योंकि 6 जो है वो तीनों ऑप्शन में है, तो ये तीनों ही गलत हैं और हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बचता था दैट इज 1, 3 एंड 4, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? अल्फा अल्फा इज योर नाइट्रोजन फिक्सिएशन प्लांट, देन योर चिकपी इज अ नाइट्रोजन फिक्सिएशन प्लांट, एंड देन योर क्लोवर इज अ नाइट्रोजन फिक्सिएशन, ये घास होता है, इज अ नाइट्रोजन फिक्सिएशन प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन। बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो थी वो न्यूज में थी, लेकिन अभी नहीं थी, 1-2 साल पहले न्यूज में ये काफी रही थी। तो ये आप बोल सकते हो कि करंट अफेयर से ही उठाया था, लेकिन 1-2 साल पहले के करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट बात थी। तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो है वो किसके बारे में बात करती है? देखिए यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ, ठीक है, जो हमारे पास कोरल रीफ होते हैं उनको दोबारा से डैमेज हो गए, उनको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेजिड्यू, प्लांट रेजिड्यू से बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए बायोरॉक टेक्नोलॉजी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस, शेल गैस भी रॉक से निकलती है, तो इसलिए इस शेल गैस यूज किया है यहाँ पे। प्रोवाइडिंग सॉल्ट लिक्स ऑफ फॉर वाइल्ड एनिमल इन फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, सॉल्ट लिक्स उपलब्ध करवाने के लिए बनों में, मतलब वो रॉक्स रखने के लिए जो लोग मतलब बनों में रखे जाते हैं ना, वो चीजें यहाँ पे बोला हुआ है कि जंगली पशुओं के लिए। तो देखो यहाँ पे बायो रॉक बात हुई है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके पास ये चीज आपको आता होगा तो आप करोगे, ऐसे तुक्का लगाने वाली बात थी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ। बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कोरल रीफ के अंदर, और जो वहां पे आप बोल सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल अगर जा रहा है तो वो क्या करेगा, ये प्रोवाइड कराएगा कैल्शियम कार्बोनेट उन चीजों को जहां पे जो कोरल रीफ मर चुके हैं ऑलरेडी, और उनको एक बेस प्रोवाइड करवाएगा जिससे वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, रिस्टोर हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है, दोबारा से अपने आप को रिस्टोर कर लेंगे। तो दैट इज बायोरॉक टेक्नोलॉजी। ये 2-3 साल मतलब 2 साल पहले ये आई थी न्यूज में, ठीक है। नेक्स्ट इज योर द मायावाकी मेथड, ठीक है, मायावाकी मेथड जो है ये न्यूज में था, आया हुआ है ये हिंदू न्यूज में। इज वेल नोन फॉर द, किस लिए जाना जाता है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे गेस लगाने की तो कोई वो नहीं है। यहाँ बोला हुआ है प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, ठीक है, फार्मिंग के लिए है। डेवलपमेंट ऑफ गार्डन यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया, हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरिया एंड ऑन सी सरफेस। देखो मायावाकी मेथड है, ये किसी ने मेथड दिया था, इसका आंसर सही है दैट इज सी। इसने बोला था कि अर्बन एरियाज में जो है वो छोटे छोटे फॉरेस्ट हमें बनाने चाहिए, मतलब एक छोटे एरिया में जो है वो पेड़ लगाने चाहिए छोटी छोटी जगहों पे, मतलब थोड़े डिफरेंस कम डिफरेंस पे, ताकि पेड़ आपस में जो है वो लड़ाई करें कि ज्यादा लंबा होने की कोशिश करें, जैसे मतलब एक पेड़ दूसरे पेड़ से ज्यादा, मतलब एक हिसाब से उन दोनों में क्या हो जाएगी, टसल हो जाएगी कि मैं ज्यादा जाना चाहूंगा मैं, तो वैसे करके पेड़ ज्यादा ग्रो करेंगे। तो ऐसी ही एक मायावाकी मेथड है, उन्होंने दिया था ये मेथड की क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया। तो ये किससे डील करता है कि शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन,
इससे जो है वो डील करता है। सी इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट से थोड़ा बहुत रिलेट करता है, वो यहाँ से मैंने उठाया है, दैट इज 72। इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो गया भाई कोल वाला, तो कोल से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही पूछ रही है यूपीएससी। तो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास। ठीक है, देखिए CCO is the major source of coal static in government of India. Obviously, coal controller organization. It monitor progress of development of captive coal lignite blocks. हाँ जी, बिल्कुल यही मॉनिटर करेगी। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। It hears any objection to the government notification relating to acquisition of coal bearing area. मतलब क्या बोला हुआ है कि जो कोल वाले एरियाज हैं वहां पे अधिग्रहण से संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। अगर गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है, तो यही सुनता है। कौन? कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा बहुत सही लग रहा है हमें, ठीक है, कि सही हो सकता है। नेक्स्ट इज योर, देखो 1 2 3 हमें सही लग रहे हैं। ऑप्शन देखिए आप, 1 2 3 फर्स्ट ऑप्शन में है। फोर्थ देख लेते हैं। इट इंश्योर दैट कोल माइनिंग कंपनी डिलीवर द कोल टू एंड यूजर इन द प्रिस्क्राइबर टाइम। ये बोला है कि ये सुनिश्चित करता है कि कोल खनन कंपनियां जो है वो सही टाइम पे अंतिम उपभोक्ताओं को कोल वितरण करें। अब ये तो उन पे डिपेंड करता है वो कब करें, ये चीज ये नहीं देखती है, तो फोर्थ इज नॉट करेक्ट। और ऑप्शन में भी कहीं ये सही नहीं है, मतलब एक जैसे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। ओके, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था। मतलब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कंस्टिट्यूट अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 19। इनमें से कौन सी जो बॉडी है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत बनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता है तो सही है, नहीं तो रहने दो। इट्स आंसर इज सी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ठीक है, आपने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ये चीजें हम छोड़ देते हैं कि क्या बना है इसके अंडर, तो ये ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज योर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग। ये न्यूज में था। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग क्या है, तो ये क्या है, कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनी प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंट साउंड। मतलब एक झूठ फैलाना कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली है और एनवायरमेंटली साउंड है और उनके लिए मतलब उपयुक्त है। नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंट कॉस्ट इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो वित्तीय, मतलब हमारे पास वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, उसमें इन चीजों को इंक्लूड नहीं करना। Ignoring the disastrous ecological consequence while undertaking infrastructure development। मतलब जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है आपकी कंट्री में, तो आपके इसके कारण जो इकोलॉजिकल डिजास्टर्स हो रहे हैं उनको इग्नोर करना, उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग कर दी, है ना। मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन फॉर एनवायरमेंट कोस्ट इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम। जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और प्रोग्राम है उसके लिए अलग से एनवायरमेंट के लिए प्रोविजन बनाना। ठीक है, तो इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है। देखो, ग्रीन वॉशिंग मतलब कि ग्रीन वॉशिंग करना ऊपर ऊपर से कि हम हमारी चीज ऐसी है ग्रीन वॉश करनी कि हम इकोलॉजी से रिलेटेड एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें फैलाना। तो इसका सही ऑप्शन इज फर्स्ट, की झूठ बोलना कि भाई हमारे, क्योंकि लोग जो है देख के ही जो है वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, हाँ ये इको फ्रेंडली है, ये ऐसा है। तो कई लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारे पास क्रेज होता है इको फ्रेंडली, क्रेज भी बोल सकते हैं, या वो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं जिनको ये होता है कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो तो हम वही चीजें खरीदे जो इको फ्रेंडली है। लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, झूठ फैला देती हैं और वो चीजें इको फ्रेंडली नहीं भी होती हैं, तो दैट इज ग्रीन वॉशिंग। ये न्यूज में रहा था। डन। नेक्स्ट इज योर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, हाई क्लाउड प्राइमरी रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सर्फेस ऑफ द अर्थ। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि हाई क्लाउड जो होते हैं, हाई क्लाउड सबसे ऊपर वाले जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे पास, दैट इज रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, दूसरा बोला हुआ है लो क्लाउड, जो नीचे वाले क्लाउड्स होते हैं थोड़े, हैव अ हाई ऑब्जर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड, आईआर के ऑब्जर्प्शन करते हैं,
and emanating from the earth surface and thus cause the warming effect. ये वार्मिंग इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये चीज गलत है कि जो हाई, आपने देखा होगा कभी भी जब क्लाउडी डे होता है, क्लाउडी नाइट्स होती हैं, तो वो वार्मर होती हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल डे। तो यहाँ पे होगा कूल की जगह पे होगा वार्म, मतलब हॉट कर देती है वो, टेम्परेचर वार्म कर देती है, ये उल्टा हो गया। और यहाँ पे वार्मिंग की जगह क्या आएगा, कूलिंग, ये कूलिंग करती है। ठीक है, जो लो हमारे पास क्लाउड होते हैं वो कूलिंग इफेक्ट करते हैं, जो हाई होते हैं वो हमारे पास वार्म। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, न्यूज में था, करंट अफेयर से उठाया हुआ है। गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द इंडिया। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गुजरात नहीं, यहाँ पे आएगा राजस्थान। ठीक है, उसके बाद बोला है केरला हैज अ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये न्यूज में रहा था, हमने डिस्कस भी किया था करंट अफेयर्स में, ये कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत ज्यादा सोलर पावर्ड, फुली सही है। नेक्स्ट इज गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब देखो यहाँ ऑप्शन में ही देख लो, 1 जो है इनकरेक्ट है, 1 इनकरेक्ट मतलब ये गलत, ये गलत, और 2 सही है, तो ये और ये ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। तो 3 गलत है, दैट इज नॉट इन गोवा, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। डन, तो 2 इज ओनली द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, ओके, with a reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statement. Wildlife Protection Act अगर आपने पढ़ा होगा, और ये तो नॉर्मल सी बातें पूछी हुई है इन्होंने। सबसे पहली क्या बोली है कि वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, वाइल्ड एनिमल आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। पता है आपको, सही है ये चीज। व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है, उसको संरक्षित घोषित कर दिया जाता है, सच एनिमल इज entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside area। कहीं भी मिले तो उसको equal protection मिलती है, सही है ये भी। next is your apprehension of protected wildlife becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing। मतलब कोई भी संरक्षित वन्य जीव जो है मानव जीवन के लिए अगर खतरा बन जाएगा, अगर बन जाने की आशंका है, उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने के लिए पर्याप्त आधार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आशंका है तो आप जो हो वो जो वाइल्ड लाइफ एक्ट वाले जो है या एनवायरमेंट ऑफिसर हैं उनको आप बोलोगे, उसके बाद देखा जाएगा, तब जाके डिसीजन होगा। आप खुद से उसको मारने के लायक नहीं है, आप नहीं मार सकते उसको। तो 3rd इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर क्या आ रहा है फिर 3rd इनकरेक्ट, तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। डन, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, ओके, certain species of which one of following organism are well known as cultivator of fungi। ठीक है, यहाँ पे बता दीजिए कि क्या आंसर होगा, किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, कल्टीवेटर ऑफ फंगाई, फंगाई को मतलब पैदा करती हैं उसके रूप में जान। अब यहाँ पे कॉकरोच देखो, कॉकरोच खेतों में रहते हैं, मतलब या खेतों में नहीं, जहां भी रहते हैं, कॉकरोच का आपने कभी वो देखा है? कॉकरोच कैसे कर सकते हैं फंगाई को, मतलब कॉकरोच का हम पता ही नहीं है कहाँ रहते हैं, कहीं भी कहीं भी। क्रैब्स, क्रैब्स कहाँ रहते हैं, केकड़ा कहाँ रहता है, ठीक है, केकड़ा जो है वो फंगाई को उत्पादन कर सकता है। उसके बाद स्पाइडर, स्पाइडर इज अनदर थिंग, स्पाइडर जो है वो मतलब अपना घर बना के, जाला बना के अलग से रहता है। तो यहाँ पे एंट जो है दैट इज आंसर, एंट जो है वो फंगाई का कल्टीवेटर है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कंसीडर द फॉलोइंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे कौन सी चीजों से वजह, एसिड रेन होती है। एसिड रेन जो होती है, एसिड क्या है, एसिड हमारे पास कौन सा होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है एसिड रेन में बेसिकली। वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई काम नहीं है। हाँ, ये थोड़े बहुत हमारे पास क्लाइमेट एक्शन को, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते जरूर हैं, गैसेस होती हैं प्रेजेंट, लेकिन एसिड रेन में नहीं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं से भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, बचा नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ऑब्वियसली होता है, 100% होता है, तो 2 ऑप्शन इसमें है, बाकी सारे तो 2 है नहीं। और सल्फर डाइऑक्साइड,
ये दोनों ही जो है जिनकी वजह से हमारे पास क्या होती है, दैट इज योर एसिड रेन। ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास आप बोल सकते हो कि ये बहुत मतलब डेंजरस गैसेस हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन दे आर नॉट कॉजिंग एसिड रेन। तो सही आंसर है 2 and 4 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 16 या 17 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कि आप बोल सकते हो ये, जैसे ये क्वेश्चन देखा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कुछ आध क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे और कुछ जो थे उनमें बहुत लंबी स्टेटमेंट थी जहां से आपको ड्राइव करना था आंसर। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सही करेक्ट किए होंगे, सही क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट किए होंगे, और आप जो वो मेंस के लिए प्रिपेयर करिए। फिर बाकी आपके एग्जाम्स के लिए और आपके नेक्स्ट जो भी आपकी नेक्स्ट जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आप करना चाहते हो प्लान है, उसके लिए आपके ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपको ये सारा समझ आया है। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डाउट होता है तो आप प्लीज उसे पूछिए। थैंक यू सो मच।